हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टेट फॉरेस्ट मेंस सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 का, उसके 10 क्वेश्चंस जिसकी हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। आज कुछ अलग हटके करने वाले हैं, जिसमें आपको ये कर रहेगा कि जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट में बताना रहेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। देन एंड में आपको बताना रहेगा कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हो पाए। ये एक तैयारी है आपकी फाइनल एग्ज़ाम की, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा और कब कंप्लीट हो जाएगी। और इसको देखने से आपको क्या फ़ायदा होगा, तो आपके जो फैक्ट है वो आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। आपको ये पता लग पाएगा कि आपको अपनी तैयारी में जो चीज़ें हैं वो कहाँ तक, कितने डीप में आपको स्टडी करनी चाहिए, ये आपको इन वीडियो के थ्रू पता लग पाएगा। दोस्तों, अगर आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो प्लीज़ एक बार जा कर के हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। वहाँ पर आपको पीएससी द्वारा कंडक्ट करवाई गई एग्ज़ाम्स के PYQs वहाँ मिल जाएंगे, जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो वीडियो है ये 3rd नंबर का वीडियो है। इसके पहले हमने A और B में डिवाइड किया है ना, तो A और B 10 क्वेश्चन हमने A वाले पोर्शन में किए थे, 10 हमने B वाले में, और आज हम C वाले पार्ट के अंतर्गत 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो मैंने पिछले वीडियोस में करवाया है ये उसका डिटेल्स है। इस प्रकार से करवाया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको ये फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप चाहे तो वहाँ से ज्वाइन करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आयोग की साइट पे जाकर भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज 2024 के लोकसभा चुनाव के किस चरण में सबसे कम संसदीय सीटों पर चुनाव हुए। आपका ऑप्शन है A चौथे, B 5वें, ऑप्शन C 6ठे, ऑप्शन D 7वें। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही आंसर है 5वें। अभी इसकी हम थोड़ी सी डिटेल्ड जो है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो लोकसभा चुनाव हुए थे आपके, इसकी जो अवधि थी वो क्या थी, 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक ये चुनाव आपके आयोजित हुए। कितने चरणों में हुए, तो 7 चरणों में इनका आयोजन करवाया गया। कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ था, तो 543 सीटों के लिए चुनाव किया गया था। और इसके परिणाम की घोषणा कब हुई थी, तो 4 जून 2024 को उसके परिणाम जो है घोषित किए गए थे। इसकी क्या विशेषता रही, तो ये भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव था, जो 44 डेज तक चला। और 1951 से 1952 के चुनाव के बाद ये दूसरा सबसे लंबा चुनाव है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ा था। ठीक है, तो ये जो कुछ फैक्ट थे आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीनियर राष्ट्रीय नौकायन चैंपियनशिप 2024 के IQ फाइल इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन A नेहा ठाकुर, ऑप्शन B विद्यांशी मिश्रा, ऑप्शन C प्रीति रजक, ऑप्शन D आशी चौकसे। सही आंसर आपका है विद्यांशी मिश्रा। ये जो नौकायन चैंपियनशिप हुई है, इसका जो आयोजन किया गया था वो कब किया गया था, तो 12 से 18 मई 2024 तक इसका जो है आयोजन किया गया था। साथ ही स्थान क्या था, तो आपका इंडियन नेवल शिप ट्रेनिंग सेंटर INWTC है ना, जो कि कहाँ स्थित है, मुंबई में। तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और आयोजक कौन थे, तो याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि YAI इसके आयोजन करता थे। और इसके अलावा इसके साथ में ही कौन थे, इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन यानी कि INSA, ये इसके आयोजन करता रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज उदिता योजना किस विभाग से संबंधित है। आपका ऑप्शन A है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ऑप्शन B अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, ऑप्शन C महिला एवं बाल विकास विभाग, ऑप्शन D किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
आपका सही आंसर है महिला एवं बाल विकास विभाग। उदिता योजना जो है 2016 से इसका प्रारंभ किया गया था मध्य प्रदेश से, और इसका उद्देश्य क्या है तो किशोरी बालिकाओं और महिलाओं में मासिक धर्म की स्वच्छता और पोषण एवं स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो लाभार्थी कौन रहेंगे इसके? 10 से 19 वर्ष की किशोरियां और 18 से 49 वर्ष की महिलाएं। इसका क्या लाभ है तो आंगनवाड़ी, मुख्य लाभ क्या है इसका तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर उदिता कॉर्नर की स्थापना करना, सस्ते सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता करवाना, एनीमिया और पोषण संबंधी जागरूकता लाना। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागी शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी धार। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपका सही आंसर है सागर। भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी जी की अगर बात करें तो उनका जन्म 24 जुलाई 1934 सागर मध्य प्रदेश में हुआ। इनका निधन 11 मई 2022 वाराणसी में हुआ। और अगर इनकी विशेषज्ञता की हम बात करें तो संस्कृत व्याकरण, योग, तंत्र के ये विशेषज्ञ रहे हैं। और इनके करियर की बात करें अगर तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में ये प्रोफेसर भी रहे हैं। और उपलब्धियां क्या क्या है इनकी तो 40+ बुक्स इनकी के द्वारा लिखी गई, प्लस 300+ पांडुलिपियों का संपादन इनके द्वारा किया गया, 50,000+ विदेशी शिष्यों को सनातन परंपरा से जोड़ा, पॉप स्टार मैडोना को संस्कृत सिखाया 1998 में। और इनको कौन कौन से सम्मान मिले तो उनको पद्मश्री 2018 में मिला, यश भारती 2014 में मिला और राष्ट्रपति पुरस्कार 2013 में इनको मिला। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2024 में खजुराहो नृत्य उत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 35। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपका सही आंसर है 50। 2024 में 50वां खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन करवाया गया था। इसका आयोजन किस तिथि को करवाया गया तो 20 से 26 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में इसका आयोजन करवाया गया। और स्थल की अगर हम बात करें तो जो कंदरिया महादेव मंदिर का जो प्रांगण है वहाँ पर इसका आयोजन करवाया गया। उद्घाटन इसका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया गया। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 1500+ कथक कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति दी थी, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। नृत्य शैलियाँ तो आपके कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम आदि नृत्य शैलियाँ इसमें शामिल हुई थी। आयोजनकर्ता तो मध्य प्रदेश कला परिषद इसके आयोजनकर्ता रही है। इसका क्या महत्व है तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संस्कृत के संरक्षण को बढ़ावा देने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आपका जो सपोर्ट है उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उदयगिरी गुफाओं में सबसे प्राचीन एवं बृहद मूर्ति शिल्प का उदाहरण है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मत्स्य अवतार, ऑप्शन बी कूर्म अवतार, ऑप्शन सी वामन अवतार, ऑप्शन डी वराह अवतार। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आवर राइट आंसर इज वराह अवतार। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में ये स्थित है। इनका निर्माण 4वीं से 5वीं शताब्दी यानी कि गुप्त काल में करवाया गया और इसके निर्माता चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के थे जिन्होंने करवाया। मुख्य गुफाएं कितनी है तो 20 गुफाएं इसमें हैं
और हिंदू और जैन धर्म से ये संबंधित गुफाएं हैं। साथ ही अगर हम देखें इसकी क्या विशेषताएं हैं तो गुप्त काल की अद्भुत शिल्प कला और मूर्ति कला इसकी मुख्य विशेषता रही है। प्रसिद्ध मूर्ति इसकी गुफा संख्या 5 में विष्णु का वराह अवतार है। ये जो वराह अवतार है किसका है? विष्णु का। महत्व क्या है तो गुप्त कालीन वास्तुकला, धर्म, संस्कृति और इतिहास का ये प्रतीक रही है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज धन बहु गीत का संबंध किस संस्कार से है? ऑप्शन ए जन्म संस्कार, ऑप्शन बी विवाह संस्कार, ऑप्शन सी विद्या ग्रहण संस्कार, ऑप्शन डी अंत्येष्टि संस्कार। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सही जवाब है ऑप्शन ए जन्म संस्कार। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। उसी में से एक संस्कार होता है जन्म संस्कार और विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, विद्या ग्रहण संस्कार। ये सभी क्या है? अलग अलग संस्कार है। 16 संस्कारों में से संस्कार के प्रकार दिए हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे धन भाव गीत का पूछा था तो हमने बता दिया जन्म संस्कार, लेकिन धन भाव गीत का संबंध विवाह संस्कार से भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन आयोग ने प्रायोरिटी किसको दी है? जन्म संस्कार को, है ना। और कुछ चीज़ें हैं जो आप इससे रिलेटेड याद रख सकते हैं। तो जो धन भाव गीत है मुख्य रूप से विवाह संस्कार से जुड़ा होता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसे जन्म संस्कार के दौरान भी गाया जाता है। खास करके जब बच्चे का जन्म होता है तब पारंपरिक रूप से क्या होता है कि परिवार और समाज में खुशियों को व्यक्त करने के लिए इस तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। महत्व क्या है तो आप देख सकते हैं कि खुशी और परंपरा से जुड़ा हुआ ये एक लोकगीत है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मेघनाथ खंभ स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए अगरिया, ऑप्शन बी कोरकू, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी कंवर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सही आंसर है आपका कोरकू। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ निवास करती है आपको मैं बता देती हूँ थोड़ा सा मैप के थ्रू, है ना। ये आपका जो स्थान है ये वाला है ना, खास करके जो आपका बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा है ना, और महाराष्ट्र वाला जो एरिया है यहाँ पर कोरकू जनजाति निवास करती है। और इनकी भाषा की बात करें अगर तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। और इनका आजीविका का साधन कृषि, वनोपज संग्रह और पशुपालन है। इनके त्योहारों में मेघनाथ खंभ उत्सव, हरियाली अमावस्या शामिल है। इनकी परंपराएं टोटमवाद है जिसमें ये वन्यजीव और प्रकृति की पूजा करते हैं। विशेषता क्या है इनकी तो ये क्या करते हैं? झूम कृषि करते हैं और सामाजिक पंचायत प्रणाली इनकी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों अपने आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ओवरऑल आपके 10 क्वेश्चन में से कितने सही हुए ये भी आप कमेंट करके बताएं। और क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ उमटवाड़ी मध्य प्रदेश की किस बोली का एक प्रकार है? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी निमाड़ी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी बघेली। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपका सही आंसर है मालवी। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, गोंडी और कोरकू बोलियाँ यहाँ पर बोली जाती है। मालवी की अगर हम बात करें तो मालवा क्षेत्र जिसमें आपका उज्जैन, इंदौर, रतलाम शामिल है। निमाड़ी निमाड़ क्षेत्र जिसमें आपका खरगोन, बड़वानी और खंडवा शामिल है। बुंदेली बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है जिसमें आपका सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ शामिल है। बघेली बघेलखंड, रीवा, सतना और सीधी क्षेत्रों में बोली जाती है। अवधी आपको ग्वालियर और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में सुनने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ से सटे मध्य प्रदेश के जिलों में आपको सुनने को मिलेगी। गोंडी और कोरकू आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित है जिसके में आपको बालाघाट, मंडला, डिंडोरी क्षेत्र में ये सुनने को मिल सकती है। इसका क्या महत्व है बोलियों का तो सांस्कृतिक विविधता का ये प्रतीक है। साहित्य, लोकगीत और लोक कथाओं की समृद्ध परंपरा रही है और
लोक प्रशासन और संचार में महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र काष्ठ खिलौना उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए देवास, ऑप्शन बी बुधनी, ऑप्शन सी मंडला, ऑप्शन डी ग्वालियर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सही जवाब है ऑप्शन बी बुधनी। मध्य प्रदेश के काष्ठ खिलौना उद्योग के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो उसको नोट डाउन करते चलिए, काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो काष्ठ खिलौना उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है मध्य प्रदेश में? तो बुधनी, सीहोर जिले में ये स्थित है। बुधनी मुख्य केंद्र है यहाँ का। प्रसिद्ध खिलौने इसके तो लकड़ी के जानवर, गाड़ियाँ, पजल्स, रंगीन ब्लॉक्स इसके प्रसिद्ध खिलौने हैं। और इसकी कला शैली पारंपरिक हाथ से बनी लकड़ी की नक्काशी है और इसमें कच्चा माल सागौन, शीशम, कूलर, आम की लकड़ी प्रयोग किए जाते हैं। इसकी विशेषता प्राकृतिक रंगों व हाथों से नक्काशी किया हुआ डिज़ाइन इसकी प्रमुख विशेषता है। इसका महत्व क्या है? तो जीआई टैग प्राप्त हुआ है इसको, बुधनी के लकड़ी के खिलौनों को, और आत्मनिर्भर भारत व स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित खिलौने ये हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 10 क्वेश्चंस के साथ में, 31 से लेकर के 40 नंबर के क्वेश्चन तक, और इनका भी हम इसी प्रकार से डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज कुछ थोड़ा सा अलग किया हमने इस क्लास में। अगर ये वाला पैटर्न आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि मैं आगे भी इसको कंटिन्यू रख पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करते चलिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय बाय।